नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए पंचायती राज व्यवस्था की क्लास कर रहे हैं, जिसमें थियरी भी कराई जा रही है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से लिया गया है। तो इसमें पहला चैप्टर की थियरी भी हो गई है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने दिए गए थे वो हो गया है। तो आज हम लोग दूसरे चैप्टर की थियरी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर जो है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो ये वाला चैप्टर पूरा थियरी हम लोग आज कवर करेंगे, उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्राविधान, स्वरूप व शक्तियाँ, पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था। तो एक बार थोड़ा ब्रीफ अध्ययन इसका कर लेते हैं। देख सकते हैं पंचायतों में निर्वाचन एवं आरक्षण। तो पंचायत के पद जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है ग्राम पंचायत का चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष विधि द्वारा होगा। मध्य स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें है ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। और अगला पॉइंट है ग्राम पंचायतों में कुल पद का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जितने भी पद होंगे उसमें 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अगला पॉइंट इसमें है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या होगी उसमें भी 1/3 पद उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। सामान्य में भी 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जबकि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटें होंगी उसमें भी 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये पॉइंट हो गया। इधर पॉइंट देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तर है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या खंड समिति और जिला परिषद। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। पिछले चैप्टर पे आप लोग देख चुके हैं अच्छे से। और इसमें एक और पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 25/4/1993 से। 24/4 होगा यहाँ पे, क्योंकि 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल। अब डिटेल में देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा 16 अनुच्छेद व एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये हो गया, आप पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है यह अधिनियम 25/4/1993 से लागू है। इस संविधान संशोधन के आधार पर पंचायती राज के संबंध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे 25 दिया गया है, लेकिन 24 होगा, 24 अप्रैल होगा। गांव सभा संरचना इसकी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गांव सभा होगा या ग्राम सभा। इस अधिनियम में प्रारंभिक स्तर पर गांव सभा की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गांव के सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर बनने वाली सभा को गांव सभा नाम दिया गया है। ये बात हो गई। त्रिस्तरीय ढांचा। इस अधिनियम में गांव सभा के अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड या मध्यवर्ती स्तर पर खंड समिति, क्षेत्र समिति या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत। तो 3 स्तर होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड या फिर मध्यवर्ती स्तर जो है खंड समिति या क्षेत्र समिति, और इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं। जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत होता है या जिला परिषद। पंचायतों के चुनाव देख लेते हैं। पंचायतों के सभी स्थान पंचायत राज क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से ये पद भरे जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्रों में यथासाध्य एक ही हो। अगला है
ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। तो मध्यवर्ती स्तर और जिला यानी कि खंड समिति और जिला स्तर की जो है अध्यक्ष का चुनाव जो है अपने सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, यानी उसके सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चुनाव की विधि देख लेते हैं। पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों का चुनाव जो होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला पंचायत के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो वही, क्योंकि जिला पंचायत में सदस्य जो होते हैं अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ना कि डायरेक्ट जनता। मध्यवर्ती स्तर की संस्था के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, यह बात संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। और मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी। आरक्षण देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों में कम से कम 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या होगी उनमें भी 1/3 पद स्थान जो है उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अभी ऊपर भी आप लोग देख चुके हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के में अध्यक्ष पद यानी कि सरपंच के लिए भी की गई है। यानी सरपंच का पद जो होगा उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए 1/3। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में अध्यक्ष पद के लिए उसी अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे जिस अनुपात में उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या हो। तो SC और ST के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो ये भी वही बात हो गई। तो अध्यक्ष पद में भी 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रत्येक खंड में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण चक्रानुक्रम बाय रोटेशन से आवंटित होगा, यानी चक्रानुक्रम आधार पे होगा कि कभी दूसरे खंड का कभी दूसरे खंड में महिला सीट आ जाएगी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह आरक्षण उस अवधि तक प्रभावी रहेगा जिस अवधि तक अनुच्छेद 334 के अनुसार अधीन उन्हें आरक्षण प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 334 के अधीन इन्हें आरक्षण प्राप्त है, जब तक ये रहेगा तो उसी आधार पर इनको आरक्षण मिलता रहेगा। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे तो ग्राम पंचायत में अध्यक्ष पद पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को आरक्षण की व्यवस्था जो है ये राज्य विधानमंडल पे डाल दिया गया है। वो चाहे तो उनको आरक्षण दे, चाहे तो ना दे। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ या महिलाएं जिनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। यानी SC ST और महिलाएं जो हैं ये सामान्य अगर सीट आती है तो वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सदस्यों की योग्यताएं देख लेते हैं। पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक होंगी। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए नागरिक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जबकि आपने पढ़ा होगा विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। जबकि पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति प्रवृत्ति विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता आयु के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं रखता हो। यानी आयु के अतिरिक्त जो है उसके पास राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की भी योग्यता होनी चाहिए। यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य है। अगला है कार्यकाल देख लेते हैं। तो पंचायत राज संस्थानों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होगा। इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है यदि उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा उपबंध हो। तो 5 वर्ष तो नॉर्मली होता है, उसके बाद पहले भी उसका विघटन किया जा सकता है। किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव का 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा। यानी जो चुनाव होंगे वो 5 वर्ष की अवधि जो है उसका कार्यकाल उसके पहले करा लिए जाएंगे। और अगर विघटन की स्थिति आती है तो विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव करा लिए जाएंगे।
अगर अवधि जो है 6 माह से कम बची है तो चुनाव कराने आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है पंचायतों के निर्वाचन। तो पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग दिया गया है। इस कार्य के लिए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। तो राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है इस कार्य के लिए। पंचायतों में महिला आरक्षण, ये देख सकते हैं आप, संविधान में अनुच्छेद 243D या 243 घ में निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाले सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों की 1/3 सीटें और अध्यक्ष के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो जो है सदस्यों के लिए भी 1/3 सीट और अध्यक्ष पद के लिए भी 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। किस में दिया गया है? 243D में। निम्नलिखित राज्यों ने सदस्यों और सरपंचों के बीच महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कानूनी प्रावधान किया है। यानी 1/3% तो मिनिमम होता है और बाकी बढ़ा के राज्य कितना भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों में 50% जो है आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उत्तराखंड। तो ये सारे राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, सरकार ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण मौजूदा 1/3 से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया था। संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के आधार पर होगा, ना कि कुल आबादी के आधार पर। तो उस ग्राम की जो आबादी होती है उसी आधार पर जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होता है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव देख लेते हैं। तो प्रधान का चुनाव जो है किस में दिया गया है? धारा 11(ख)(1) में, यानी 11B(1) में। 11B(1) में प्रधान का चुनाव दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाएगा। ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो मतदान द्वारा जो है प्रधान का चुनाव करते हैं। यदि पंचायत के सामान्य चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है तथा पंचायत के लिए 2/3 या इससे कम सदस्य ही चुने जाते हैं, उस दशा में सरकार एक प्रशासनिक समिति बनाएगी जिसकी सदस्य संख्या सरकार तय करेगी। अगर प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है या फिर उनके जो सदस्य होते हैं वो 2/3 से कम चुने गए होते हैं, तो उस दशा में जो है सरकार एक प्रशासनिक समिति बनाती है जिसकी सदस्य संख्या जो है सरकार तय करती है। सरकार एक प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है। उस दशा में सरकार एक प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है, लेकिन प्रशासनिक समिति व प्रशासक का कार्यकाल जो है 6 माह से अधिक नहीं होगा। अगर प्रधान नहीं चुने जाते हैं तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है, लेकिन प्रशासनिक समिति व प्रशासक का कार्यकाल जो है 6 माह से अधिक नहीं होगा। 6 माह के बाद चुनाव कराने होंगे, 6 माह के अंदर। इस अवधि में ग्राम पंचायत, उसकी समितियों तथा प्रधान के सभी अधिकार इसमें निहित होंगे। तो प्रधान और पंचायत की जो भी अधिकार होते हैं इस समिति में उतने टाइम तक निहित होंगे। 6 माह में नियत प्रक्रिया द्वारा पंचायत का गठन किया जाएगा। तो 6 माह में नियत प्रक्रिया द्वारा पंचायत का गठन किया जाएगा, यानी चुनाव करवा के पंचायत का गठन किया जाएगा। अब ग्राम प्रधान के कार्य एवं अधिकार देख लेते हैं। तो ग्राम सभा की एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना व बैठक की कार्यवाही पर नियंत्रण करना। तो प्रधान जो है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है व बैठक की कार्यवाही पर नियंत्रण रखता है। ग्राम पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं, निर्माण कार्य व अन्य कार्यक्रमों की जानकारी रखना। तो ग्राम पंचायत में जो विकास योजनाएं चल रही हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं और अन्य कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी रखना ये प्रधान का कार्य है। पंचायत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की देखभाल करना तथा इसकी सूचना गाँव वालों को देना, ये पॉइंट हो जाएगा। प्रशासन की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की देखभाल करना और इसकी सूचना जो है गाँव वालों को देना। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज संबंधी विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव करना व ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए कर्मचारियों की देखभाल करना। तो पंचायती राज संबंधी जो विभिन्न रजिस्टर हैं उनका रखरखाव करना और ग्राम पंचायत द्वारा जो रखे गए कर्मचारी हैं जितने भी, उनकी देखभाल करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रधान की है। अगला कार्य है ग्राम पंचायत के कार्यों को क्रियान्वित करना व सरकारी कर्मचारियों से आवश्यक सहयोग लेना व सहयोग देना। तो ग्राम पंचायत
के कार्य को क्रियान्वित करना इसका काम है। और सरकारी कर्मचारी जो हैं वहाँ पे पंचायत में, उनसे आवश्यक सहयोग लेना, कोई सहयोग लेना हो तो उनसे सहयोग ले सकते हैं, और उनको कोई सहयोग की ज़रूरत है तो सहयोग देना, ये इसकी कार्य और जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत संबंधी संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था करना। तो ग्राम पंचायत की जो संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना तथा ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित विभिन्न शुल्कों की वसूली भी सुनिश्चित करना। तो ग्राम पंचायत द्वारा जो भी शुल्क वसूलने के लिए निर्धारित किया गया है उसकी वसूली करना भी जो है ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। उप प्रधान का चुनाव देख लेते हैं। अभी तो प्रधान का चुनाव देखा आपने 11B1 में है, और उप प्रधान का चुनाव जो है धारा 11(1) यानी 11C1 में, 11C1 में जो है उप प्रधान का चुनाव है। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक उप प्रधान का चुनाव किया जाता है। यदि उप प्रधान का चुनाव ना हो पाए तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान मनोनीत कर सकता है। अगर चुनाव ना हो पाए उप प्रधान का तो नियत अधिकारी जो है किसी सदस्य को उप प्रधान मनोनीत कर देते हैं। प्रधान का त्याग देख लेते हैं। प्रधान का त्याग कैसे होगा? पत्र या उन्हें पद से हटाया जाना। तो धारा 18 में दिया गया है। ये धाराएं आप लोग याद रखेंगे। तो प्रधान का त्याग जो है धारा 18 में है। प्रधान स्वयं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को लिखित रूप से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO बोलते हैं, DPRO को अपना जो है लिखित रूप से पद त्यागपत्र दे सकता है। यदि 7 दिनों के अंदर वह त्यागपत्र वापस नहीं लेगा तो अगले दिन से त्यागपत्र स्वीकृत हो जाएगा। तो उसके पास 7 दिन मौका रहता है। अगर त्यागपत्र वो दे उसके पास 7 दिन का मौका रहता है कि वो अपना त्यागपत्र वापस ले ले। अगर 7 दिन तक अपना त्यागपत्र वापस नहीं लेता तो अगले दिन से त्यागपत्र जो है स्वीकृत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि प्रधान ग्राम पंचायत का सदस्य ना रह जाए तो उसका पद खाली हो जाता है। यदि प्रधान जो है ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसका पद जो है स्वतः ही खाली हो जाता है। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत सदस्य खुद लिख कर अपना त्यागपत्र प्रधान को देंगे और 7 दिनों के अंदर वापस नहीं लेने पर वह स्वीकृति हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र जो है लिख कर प्रधान को देते हैं, और 7 दिन का मौका इनके पास भी रहता है कि ये अपना त्यागपत्र वापस ले सकते हैं, नहीं तो अपने आप ही वह स्वीकृत हो जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका। तो राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग कार्य निर्वाचन में भूमिका थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। पहला पॉइंट हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट की निर्वाचन में नियुक्ति करना। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मजिस्ट्रेट का ये नियुक्ति करते हैं। अगला पॉइंट है मतदान की सूची और तिथि का निर्धारण करना। तो मतदान की सूची और तिथि का निर्धारण करना जो है राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करना। तो चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनकी सूची तैयार करना ये भी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव प्रतीकों का आवंटन करना। तो कौन कौन से प्रतीक किसको मिलेंगे ये भी ये तय करता है। उसके बाद मतगणना के लिए तिथि व स्थान निर्धारित करना। मतगणना की तिथि क्या होगी और किस स्थान पर मतगणना की जाएगी इसका भी निर्धारण जो है राज्य निर्वाचन आयोग का है। परिणाम अगला देखते हैं परिणाम की तिथि व परिणाम की घोषणा करना। तो परिणाम की तिथि और परिणाम की घोषणा करना भी इसी का काम है। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1994। तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 23 अप्रैल 1994। एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। 243 के तहत ये संविधान में है। वर्तमान चुनाव आयुक्त मनोज कुमार हैं। आगे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग का सहायक होता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायत तथा नगर निकायों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है राज्य में पंचायत तथा नगर निकायों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है और ये लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग का सहायक भी होता है।
एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं वो मनोज कुमार नहीं हैं। 7 मार्च 2024 से 7 मार्च 2024 से जो है ये चेंज हो गए हैं। तो कौन नया चुनाव आयुक्त बना है? तो श्री राज प्रताप सिंह। जो राज प्रताप सिंह हैं, राज प्रताप सिंह, ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पुस्तक पहले की छपी है, इसमें अभी मनोज कुमार दिया गया है, जबकि 7 मार्च 2024 से जो है राज प्रताप सिंह जी जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, जिससे आमतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के रूप में जाना जाता है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त जो हैं मनोज कुमार नहीं, ये पहले थे, अब जो हैं राज प्रताप सिंह हो गए हैं। अभी आप लोग देखें, राज प्रताप सिंह, आरपी सिंह, आरपी सिंह आप लोग याद रखिए, आरपी सिंह जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। अगला पॉइंट है आयोग का गठन अप्रैल 1994 में। तो इस आयोग का गठन जो है अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के पारित होने के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 5 वर्ष के कार्यकाल के साथ अस्थायी अविभाज्य स्थानीय निकायों का निर्वाचन अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1993 में अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय स्व सरकारी निकायों के चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों में राज्य चुनाव आयोग के निर्माण की अनुमति दी गई थी। ये पॉइंट हो गया। कार्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 और यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्रीय परिषद और जिला पंचायत, जिला परिषद के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये सारे चुनाव जो हैं राज्य चुनाव आयोग कराता है। इसके अलावा नगर निगम, जितने भी नगर निकाय के चुनाव भी होते हैं वो भी ये राज्य चुनाव आयोग कराता है। नोट देख लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट राज्य चुनाव आयोग के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत अपने संबंधित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जिला मजिस्ट्रेट जो होता है डीएम, वो अपने ज़िले में जो है स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है संपन्न कराना, मतदाता सूची तैयार करना एवं उसका प्रकाशन, निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करना। तो निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करना ये भी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। नामांकन के लिए उपयुक्त तिथियों की घोषणा करना। तो नामांकन की तिथि क्या होगी, इसकी घोषणा भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन। अगला पॉइंट है निर्वाचन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है मतदान का समय, वोटों की गिनती तथा परिणामों की घोषणा करना। निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची महामहिम राज्यपाल को सौंपना। तो निर्वाचित उम्मीदवारों की जो सूची होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है महामहिम राज्यपाल को सौंपता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, ये देख लेते हैं। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, परंतु आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति यदि वह पहले से सरकारी सेवा में है तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसे उस सेवा से त्यागपत्र ना दे दिया हो या सेवा निवृत्त ना हो गया हो जिसमें वह सेवारत है। तो राज्यपाल द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, लेकिन कोई पहले से सरकारी सेवा में है, वो जब तक वो वहाँ से त्यागपत्र नहीं देता या फिर सेवानिवृत्त नहीं होता तब तक वो ये पद धारण नहीं कर सकता है। तो अभी आप लोगों ने देखा वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, श्री राज प्रताप सिंह हैं, जो कि 7 मार्च 2024 से इनका जो है किया गया है, कार्यकाल शुरू होता है यहाँ से। पदावधि देख लेते हैं। आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, तो 5 वर्ष इनकी पदावधि होती है, परंतु किसी आयुक्त द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह अपना पद धारण नहीं करेगा। तो 2 यहाँ पे दिए गए हैं कि 5 वर्ष तो होता है नॉर्मल कार्यकाल, लेकिन मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी अगर 65 साल की आयु जो है 3 वर्ष में वो कंप्लीट कर देता है, वो 3 साल ही कार्यकाल हुआ है, लेकिन 65 साल का वो हो गए हैं चुनाव आयुक्त, तो उनका पद जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
तो 5 साल है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक है। अर्हताएँ और पात्रता देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है वह केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो, उसने जिला मजिस्ट्रेट या मंडल आयुक्त का पद आवश्यककृत किया हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद कृत किया हो। तो ये जो है पात्रताएँ हैं कि वो केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी रहा हो, या फिर उसने जिला मजिस्ट्रेट या मंडल आयुक्त का पद आवश्यककृत किया हो, जिला मजिस्ट्रेट या फिर मंडल आयुक्त का पद वो धारण कर चुका हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद कृत किया हो। तो ये अर्हताएँ एवं पात्रता हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त जो है राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में काम करता है। आमतौर पर भारतीय प्रशासकीय सेवा यानी कि आईएएस का एक सेवानिवृत्त अधिकारी आयुक्त को मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर जो है राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। आयुक्त का कार्य 6 वर्ष या 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। तो भारत के नॉर्मली जो है परिप्रेक्ष्य में 5 साल और 65 वर्ष आयु दी गई है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष दिया गया है, 6 वर्ष, और आयु मैक्सिमम जो दी गई है 68 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली तो जो है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पे उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और मैक्सिमम 68 वर्ष की आयु तक। वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो हैं मनोज कुमार नहीं है, पहले थे, कौन है, राज प्रताप सिंह जी हैं, के ऊपर आप लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती निर्वाचन नियमावली 1994, ये देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 25 सन 1947, अधिनियम संख्या 25 की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो नियमावली देख सकते हैं। तो अधिनियम संख्या 25 1947 की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जो है निम्न नियमावली बनाते हैं। नंबर 1, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो पहले देख लेते हैं। यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 कही जाएगी। तो क्या कही जाएगी? तो यह नियमावली जो है उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 कही जाएगी। अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 से है। तो अधिनियम का तात्पर्य जो है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 से है। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य, ये ध्यान रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य जो है अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के उपखंड घ या उपखंड डी में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है। तो निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो जो अधिनियम की धारा 12 है उसकी उपधारा 1 और खंड घ में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है। ये धारा याद रखिएगा, धारा 12(1) घ, इसमें निर्वाचन क्षेत्र के बारे में दिया गया है। निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जिसका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है। तो निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जिसका नाम नियम 19, तो नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है। निर्वाचन का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से है। ये हो गया। निर्वाचन विवरण का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है। अगला है मतदाता का तात्पर्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सदस्य है जिसे मत देने का अधिकार हो। पंचायत निरीक्षक के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी पंचायत भी हैं। तो पंचायत निरीक्षक के अंतर्गत जो है सहायक विकास अधिकारी भी होते हैं। मतदाता विवरणों का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है। ये हो गया पॉइंट। स्थान का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान से है, यानी निर्वाचन किस स्थान पर होगा। प्रतीक का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से है। तो प्रतीक किस में दिया गया है? तो नियम 12 के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन में भूमिका। तो पहला मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी पंचायत और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है।
देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथापेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, तो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और उनको प्रकाशित करने और निर्वाचनों के संचालन में से संबंधित कृत संपादित करेंगे। तो ये जो होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है नियुक्त किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, तो ये सारी चीज़ें करता है। अगला पॉइंट है, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जो डीएम होता है वो जिले के निर्वाचन का संचालन और पर्यवेक्षण करता है। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको आरओ बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा। तो डीएम के द्वारा एक निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है जो कि राज्य सरकार का अधिकारी होता है। निर्वाचन अधिकारी इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कृत्य करेगा और किसी भी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह सब कार्य और बातें करे जो अधिनियम और नियमावली के द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है, उपनियम 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तो उपनियम 2 जो है उसकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य निर्वाचन आयोग यदि ऐसा करना आवश्यक समझे आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी को ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो उसके द्वारा सामान्य अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किए जो आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए मतदान स्थल पर मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएगी या निर्वहन की जाएगी। अगला पॉइंट है, सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति। तो सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो डीएम जो है एक से अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। किसके लिए? तो निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए। तो निर्वाचन अधिकारी की सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक जो है सहायक निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त कर सकता है। दूसरा है, प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों को संपादित करने के लिए सक्षम होगा। तो सहायक निर्वाचन अधिकारी जो होता है निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, तो नियंत्रण अधिकारी का जो कार्य होता है समस्त या फिर किन्हीं कार्यों को संपादित करने के लिए सक्षम होता है, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो। इस अध्याय में निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित है जिस कृत्य के संपादन के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत है। अगला है, मतदान स्थल का निर्धारण निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल विनिर्दिष्ट करेगा। तो मतदान स्थल का निर्धारण जो है निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल विनिर्दिष्ट करता है। तो मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? तो निर्वाचन अधिकारी करता है जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से। मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति, मतदान अध्यक्ष की बात होगी। पीठासीन अधिकारी को मतदान अध्यक्ष कहते हैं। तो निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष या फिर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो निर्वाचन अधिकारी जो होता है किसी मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष या फिर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है और उसी एक व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। मतदान अध्यक्ष उन कृत्यों को करेगा जो इस विषय के अधीन उसके द्वारा किए जाने अपेक्षित हो और उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाए रखे और यह देखे कि मतदान सुचारू रूप से हो रहा हो। तो जो इसके कर्तव्य निर्धारित होंगे वो काम करेगा। इसके अलावा इसका जो सामान्य कर्तव्य होता है कि मतदान स्थल पे जो है व्यवस्था बनाए रखे और मतदान सुचारू रूप से करवाए। यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल से अनुपस्थित होने के लिए विवश हो तो उसके कृत्यों का संपादन ऐसे मतदान अधिकारी करेगा
जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पूर्व प्राधिकृत हो। मान लो किसी कारणवश मतदान अध्यक्ष अनुपस्थित होता है या फिर कहीं जाना पड़ता है, तो उसके कामों के संपादन के लिए मतदान अधिकारी उसका कार्य करेगा, जो पहले से निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसके लिए प्रायोजित किया गया हो, प्राधिकृत किया गया हो। तो मतदान अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करेगा? तो कोई मतदान अधिकारी करेगा, जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले से ही प्राधिकृत किया गया हो। मतदान अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उतने मतदान अधिकारी यानी कि पोलिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो निर्वाचन अधिकारी जो है प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उतने मतदान अधिकारी यानी कि पोलिंग ऑफिसर या अधिकारियों को जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्यों में सहायता करने या ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए जो कि इस विषय में दिए गए कार्यों के लिए आवश्यक हो, नियुक्त करेगा। तो जो है निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी जो है मतदान अधिकारी की नियुक्ति करता है। अगला है, यदि मतदान अधिकारी मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन या निर्वाचन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो मतदान स्थल पर उपस्थित हो, अनुपस्थित पूर्वोत्तर अधिकारी के दौरान में मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है और ऐसी किसी नियुक्ति की दशा में निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचित हो देगा। यानी अगर मतदान अधिकारी अनुपस्थित होता है तो मतदान अध्यक्ष जो होता है वो किसी को क्या कहते हैं, वहाँ पे जो उपस्थित हैं उनमें किसी को जो है मतदान अधिकारी जो है नियुक्त कर सकता है। उसकी सूचना वो जो है निर्वाचन अधिकारी को देगा। लेकिन यहाँ पे एक है कि वो निर्वाचक जो है उससे संबंधित व्यक्ति ना हो या फिर उससे किसी भिन्न व्यक्ति हो, उससे संबंधित व्यक्ति ना हो, जो चुनाव लड़ रहा है उसका कोई व्यक्ति ना हो। इसके अलावा किसी को भी नियुक्ति कर सकता है। अगला है निर्वाचन अभिकर्ता। तो निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में संबंधित ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्ता यानी कि इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। तो निर्वाचन अभिकर्ता जो है, निर्वाचक जो होता है, जो उम्मीदवार होता है, वो अपने गाँव के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है और इसकी नियुक्ति की सूचना जो होता है निर्वाचन अधिकारी को दी जाती है। मतदान अभिकर्ता, तो निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो उम्मीदवार या फिर उसका जो निर्वाचन अभिकर्ता है वो गांव के किसी एक मतदाता को मतदान अभिकर्ता बना सकता है। निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण। तो निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण, जब कभी सामान्य चुनाव किया जाना हो, जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे दिनांक से पहले जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएं, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनाव की अपेक्षा करता है। तो जिला मजिस्ट्रेट जो है निर्वाचन का जो है दिनांक निर्धारित करता है। प्रतिबंध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ही सूचना जारी करने के लिए निवारित नहीं करेगी। दूसरा है, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं, नंबर 1, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान और समय का जो निर्धारित करेगा। तो ये जिला मजिस्ट्रेट के कार्य हैं। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान और समय। दूसरा, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करने का दिनांक, समय और स्थान। तीसरा, उम्मीदवारों के उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान और समय। चौथा, दिनांक और समय जिसके बीच मतदान यदि आवश्यक होना भी निश्चित है। तो दिनांक जब क्या कहते हैं मतदान होना है वो भी जो है ये जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है। निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, स्थान और समय की जो कि उपनियम 1 व 2 के अधीन नियत किए गए सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीत में करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करे। तो निर्वाचन अधिकारी जो है ऐसे दिनांक, स्थान और समय की जो कि उपनियम 1 व 2 के अधीन नियत किए जाएं सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीत से करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करे। उम्मीदवारों से नाम वापसी।
तो उम्मीदवारी से नाम वापसी कैसे ली जा सकती है? कोई भी उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और यह निर्वाचन अधिकारी का उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी के लिए नियत दिनांक और समय के बीच दी जाएगी। तो ये नियम 14 याद रखिएगा, नियम 14 के अधीन जो है नाम वापसी के लिए नियत दिनांक और समय के बीच जो है उम्मीदवारी से नाम अपना वापस ले सकता है। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती और वह अंतिम होगी। एक बार आपने उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए नोटिस दे दी तो वो वापस नहीं ली जा सकती। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन। तो नियम 14 के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है। तो नियम 14 के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की नियत दिनांक की समाप्ति जब हो जाती है उसके ठीक पश्चात जो है निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वालों के नाम वर्णमालानुक्रम में उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे वह उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिए गए हों। वर्णमालानुक्रम का अवधारणा उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जाएगा। तो जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है नाम उनके होते हैं और उसी प्रकार उनको प्रतीक दिया जाता है। अगला है निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसी निमित्त जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग अलग प्रतीक आवंटित करेगा। तो निर्वाचन अधिकारी जो है उनको अलग अलग प्रतीक जो है आवंटित करता है जितने भी चुनाव लड़ने वाले होते हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा। तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना जो है अंतिम होगा सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं निर्देशों के असंगत हो और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीत से संशोधित कर सकता है जैसा यह उचित समझे। तो निर्वाचन अधिकारी जो है जो प्रतीक आवंटित करता है वो अंतिम होता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है। प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित किए गए प्रतीकों की सूचना तुरंत दी जाएगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जाएगा। तो जो प्रतीक जिसको मिलता है वो निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता को या फिर उम्मीदवार को आवंटित उसके प्रतीक का जो है सूचना दी जाएगी कि कौन सा प्रतीक तुम्हें मिला है और उसका एक नमूना भी दिया जाता है। निर्विरोध निर्वाचन देख लेते हैं। तो जहां नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने का पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार है तो वह ऐसे उम्मीदवार को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा। अगर निर्वाचन अधिकारी ये पाता है कि कहीं से केवल एक ही उम्मीदवार है तो वो निर्विरोध जो है निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। सविरोध निर्वाचन जहां नियम 19 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है एक से अधिक है तो यह ऐसी रीत से जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए सूची को तुरंत प्रकाशित करेगा और यह घोषणा भी करेगा कि मतदान इस निमित्त निर्धारित दिनांकों और स्थान पर और समय के दौरान होगा। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो वहाँ पर चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे जो चुनाव अधिकारी होगा निर्वाचन अधिकारी होगा वो दिनांक स्थान और समय जो है निर्धारित करेगा कि कब होगा। प्रतिबंध यह है कि ऐसी उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को रद्द किए के समय वैध रहा हो पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा। अगला है प्रतिबंध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने नोटिस के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देश किए जाने के निमित्त पात्र ना होगा। एक बार आपने जो है अपना नाम वापस ले लिया तो दोबारा वो जो है आप उम्मीदवारी पेश नहीं कर सकते उसी समय। मतदान स्थल में प्रवेश। तो मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को जो है सुनिश्चित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा। तो जो है किसको अंदर जाना है किसको प्रवेश करने के लिए अनुमति है किसकी नहीं ये सब मतदान अध्यक्ष तय करेगा। तो किसको छोड़कर ये कुछ लोगों को छोड़कर
सभी व्यक्तियों को बाहर रखा जाएगा। किसको किसको? मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता अंदर रह सकता है। पुलिस अधिकारी और कर्तव्यरूढ़ अन्य लोक सेवक। निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा हो, निर्वाचक के साथ कोई गोद में बच्चा हो वो भी जा सकता है। अंधे या आसक्त निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर न सकते हों, साथ का व्यक्ति, और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय समय पर आने दे। दूसरा है मतदान अध्यक्ष नियम 14 के उपनियम 2 के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बंद कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचन को प्रवेश न करने देगा। तो मतदान अध्यक्ष यानी कि पीठासीन अधिकारी जो होता है, तो नियम 14 के उपनियम 2 के अधीन किसी भी समय जो है निश्चित समय पर जो है मतदान स्थल को बंद कर देगा, तो उसके बाद किसी का प्रवेश अंदर वर्जित होगा। प्रतिबंध यह है कि सभी निर्वाचकों जो मतदान केंद्र के भीतर उसे इस प्रकार बंद किए जाने के पूर्व उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का हक होगा। यानी बंद करने से पहले जो अंदर जा चुके हैं, निर्वाचन स्थल पर अंदर में प्रवेश कर चुके हैं, वो अपना मतदान करेंगे। यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक का उपनियम 2 के प्रतिबंधात्मक खंड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बंद किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाए या नहीं, वो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकती। तो कौन अंदर है कौन नहीं, इसका जो निर्धारण है वो मतदान अध्यक्ष करेगा। मतदान की प्रक्रिया। इस विषय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिन्ह लगाकर मतदान देने की रीत का अनुसरण किया जाएगा और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान यानी प्रॉक्सी की रीत से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यानी दूसरे का वोट दूसरा कोई नहीं दे सकता है। मतपत्र प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसे डिजाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए। दूसरा, किसी निर्वाचन को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिन्ह की मुहर लगाई जा सकेगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। मतदान की सूचना देख लेते हैं। मतदान का स्थान और मतदान केंद्र के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा। मतदान क्षेत्र निर्दिष्ट करती हुई एक सूचना जिसके निर्वाचकों को यथास्थिति मतदान स्थान या मतदान केंद्र पर मत देना हो। दूसरा, नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि। ये जो है मतदान स्थल के बाहर ये सब सारी चीज़ें लगी होती हैं। मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था। मतदान स्थल पर उतनी संख्या में मतदान कोष्ठ होंगे जिसमें निर्वाचक अपने मत अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से बचाकर अभिलिखित कर सके जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझे। तो ये गोपनीय मतदान होता है। आपात स्थितियों में मतदान का स्थान। यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बलवा या हिंसा द्वारा अवरोध किए जाने वाले बाधा डाली जाए या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना संभव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ बलवा हो जाए, हिंसा हो जाए या फिर कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो मतदान स्थल का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। अगला है गणना के लिए समय स्थान नियत करना। तो निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा जो मतदान के पूरा होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से होगा और वह स्थान तथा समय निश्चित करेगा जहां पर मतों की गणना की जाए। तो गणना के लिए स्थान समय कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्वाचन अधिकारी जो है करता है। दूसरा, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना देता है। तो निर्वाचन अधिकारी जो है निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या फिर उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं से दिनांक, समय और स्थान की सूचना देता है। परिणाम की घोषणा देख लेते हैं। तो निर्वाचन अधिकारी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को घोषित करेगा, विजयी घोषित करेगा। न भरे गए स्थानों के लिए निर्वाचन। किसी स्थान के रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्ति शीघ्र संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाए ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा। अगला देख लेते हैं। नियम 14 के उपनियम 2 में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिए नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबंध ऐसा संभव ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे। यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र के उपनियम 1 के अधीन
हुए निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित न किया जा सके तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। अगर फिर भी जो है उपनियम 1 के अधीन हुए निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित न किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट जो है इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देता है। ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां, ये देख लेते हैं। पंचायत की संरचना, तो ग्राम पंचायत मुखिया या प्रधान, प्रत्यक्ष मत, केंद्र एवं राज्य की योजनाएं लागू करवाना। पंचायत की संरचना जो है ग्राम पंचायत का देख लेते हैं। मुखिया या प्रधान होता है, प्रत्यक्ष मत के द्वारा होता है, केंद्र एवं राज्य की योजनाएं लागू करवाना इसका कार्य होता है। पंचायत समिति देख लेते हैं, तो प्रमुख होता है इसका अध्यक्ष। अप्रत्यक्ष मत द्वारा प्रमुख का चुनाव होता है। वार्षिक योजनाएं एवं खाका तैयार करना और उसे जिला पंचायत को सौंपना, ये इसका कार्य होता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मत द्वारा होता है। इसके अध्यक्ष को मुखिया या प्रधान कहते हैं। ये केंद्र एवं राज्य की योजनाएं लागू करवाता है। और पंचायत समिति का अध्यक्ष जो होता है प्रमुख कहलाता है। अप्रत्यक्ष मत द्वारा इसका चुनाव होता है। इसका कार्य है वार्षिक योजनाएं एवं खाका तैयार करना और उसे जिला पंचायत को सौंपना। अगला आता है जिला पंचायत, जिसका जो है अध्यक्ष होता है। निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं। इसके लिए अप्रत्यक्ष मत द्वारा चुना जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं निर्वाचित होते हैं, सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। पर्यवेक्षक एवं समन्वयक के रूप में कार्य करना, इसका कार्य क्या है? पर्यवेक्षक और समन्वयक वाला कार्य है। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई क्या होती है? ग्राम होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इस सब, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए प्रधान निर्वाचित करेगी। ग्राम प्रधान वही व्यक्ति चुना जा सकता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को कार्यकारी समिति कहा जाता है। तो ग्राम सभा को कार्यकारी समिति कहा जाता है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा 9 से लेकर 15 तक सदस्य हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में एक तो प्रधान होता है और उसके 9 से लेकर 15 तक सदस्य हो सकते हैं। 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितनी जनसंख्या पे कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 1000 तक जनसंख्या है तो 9 सदस्य होंगे। 1000 से अधिक परंतु 2000 से कम है तो 11 सदस्य होंगे, दो बढ़ते जाएंगे। 2000 से 3000 जनसंख्या पर 13 सदस्य होंगे और 3000 से अधिक जनसंख्या है तो कुल 15 सदस्य हो सकते हैं। नहीं, होते हैं। चलो देखते हैं ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत का प्रधान प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के कुल पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार होगी। तो ग्राम पंचायत की बैठक जो है सामान्यतः प्रत्येक महीने में एक बार होती है। ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। तो प्रत्येक माह में एक बैठक ग्राम पंचायत की होनी चाहिए और बैठक की सूचना जो है सभी सदस्यों को 5 दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक सार्वजनिक स्थान पर होती है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो प्रधान को 15 दिन के अंदर पत्र मिलने पर बैठक बुलानी होगी। यानी जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य अगर किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप में बैठक बुलाने के लिए कहते हैं तो प्रधान को 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। पत्र मिलने के बाद ये 15 दिन होता है। पत्र मिलने के बाद 15 दिन के अंदर जो है उनको बैठक बुलानी होगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की उम्र जो है न्यूनतम 21 वर्ष है। हर ग्राम पंचायत में 6 समितियों का गठन किया गया है। तो 6 समितियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक नियोजन एवं विकास समिति हो गई, एक प्रशासनिक समिति हो गई, एक स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति हो गई, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति और जल कर समिति। कौन कौन सी समितियाँ हैं? नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल कर समिति। डिटेल में इनके बारे में देख लेते हैं।
ग्राम पंचायतों की समितियाँ गठन एवं कार्य। तो समिति जो है नियोजन एवं विकास समिति, पहली समिति हो गई नियोजन एवं विकास समिति। इसका सभापति जो होता है वो प्रधान होता है। तो नियोजन एवं विकास समिति का सभापति प्रधान होता है। इसमें 6 अन्य सदस्य होते हैं। प्रधान के अलावा 6 अन्य सदस्य होंगे सभापति के अलावा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य होता है। तो टोटल 7 सदस्य होते हैं सभापति को लेके। और नियोजन एवं विकास समिति का सभापति जो होता है प्रधान होता है। और 6 सदस्यों में से SC, ST, OBC और एक महिला का सदस्य का होना अनिवार्य होता है। कार्य क्या होते हैं? ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना, ये इसके कार्य होते हैं। अगली समिति होती है निर्माण कार्य समिति। तो निर्माण कार्य समिति का सभापति जो होता है ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य। तो ग्राम पंचायत द्वारा जो नामित सदस्य, कोई भी नामित सदस्य जो है सभापति हो सकता है निर्माण कार्य समिति का। और 6 अन्य सदस्य होते हैं। आरक्षण जो है पहले की भांति होता है। और समस्त निर्माण कार्य कराना तथा गुणवत्ता निश्चित करना, ये इसके कार्य होते हैं निर्माण कार्य समिति के। अगली समिति देखते हैं। अगली समिति हो जाती है शिक्षा समिति। तो इसका सभापति जो है उप प्रधान होता है। उप प्रधान नहीं, शिक्षा समिति का भी जो सभापति होता है वो प्रधान ही होता है। यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है। तो शिक्षा समिति का भी सभापति प्रधान होता है। इसके 6 अन्य सदस्य होते हैं। आरक्षण जो है पहले की बात होता है। इसमें एक और पॉइंट है, प्रधानाध्यापक सहयोजित अभिभावक के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रधानाध्यापक जो होगा स्कूल का वो सहयोजित अभिभावक के रूप में कार्य करेगा। और इसके कार्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्य हैं इसके। चौथी समिति है जो है प्रशासनिक समिति। इसका सभापति भी प्रधान होता है। तो 6 अन्य सदस्य होते हैं। आरक्षण पहले की बात होता है। तो इसका कार्य क्या है? कमियों या खामियों के निरीक्षण संबंधी प्रत्येक कार्य जो है प्रशासनिक समिति देखती है। इसका सभापति प्रधान होता है। 5वीं समिति स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो सभापति इसका जो होता है ग्राम पंचायत द्वारा नामित कोई भी सदस्य हो सकता है। और 6 अन्य सदस्य होते हैं। आरक्षण पहले की बात होता है। तो इसका कार्य क्या है? चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण, ये इसके कार्य हो गए। तो प्रधान जो है मैक्सिमम 3 समितियों का अध्यक्ष हो सकता है। यहाँ पे 3 समितियों का अध्यक्ष आपने देख लिया। पहला नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। दूसरा जो है शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष प्रधान होता है। और प्रशासनिक समिति का भी अध्यक्ष प्रधान होता है। अगला है ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया, जो कि पंचायत राज अधिनियम के बारे में यह बताता है कि देश के हर एक गांव में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन किया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार हर गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा। जिसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है वही व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ग्राम सभा का हर एक सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है। गांव के ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का सभी सदस्य तो ग्राम सभा का सदस्य होता है, लेकिन ग्राम सभा का हर सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है। और गांव के ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को जो है ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत जो है गांव सभा की कार्यकारिणी समिति है। ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन किस धारा में दिया गया है? धारा 12(1) में। ये ध्यान रखिएगा धाराएं। धारा 12(1) में ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत में से प्रधान व कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुसार निम्न प्रकार होगी। 500 तक की जनसंख्या पर 5 सदस्य। वैसे नॉर्मली 1000 की जनसंख्या पर देखा जाता है, तो 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य। तो यही आप ध्यान रखेंगे। तो 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। 1000 से लेकर 2000 की जनसंख्या पर 11 सदस्य, 2000 से लेकर 3000 जनसंख्या पर 13 सदस्य और 3001 से लेकर 5000 जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है जो एक पंचायत सेवक के अधीन होता है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है जो पंचायत सेवक के
अधीन होता है। पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, इसीलिए उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भी मिलता है। तो पंचायत सेवक जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसका होता है? ग्राम प्रधान का होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। तो 20% जो है वहाँ पे गणपूर्ति मानी गई है, 1/5। ग्राम सभा की बात हो रही है। वहीं अगर ग्राम पंचायत की बात होगी तो गणपूर्ति 1/3 होती है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी पड़ती है। अगर ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य जो है लिखित रूप में हस्ताक्षर करके बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है। पंचायत समिति की बात कर लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर गठित निकाय पंचायत समिति कहलाती है। प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर होता है। इसे कई राज्यों में जनपद पंचायत और क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार होता है। तो राज्य सरकार के पास जो है पंचायत समिति का क्षेत्र घटाने बढ़ाने का अधिकार होता है। पंचायत समिति के प्रमुख प्रखंड की प्रत्येक पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो पंचायत समिति के प्रमुख जो होते हैं उस खंड के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी बीडीसी द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, ब्लॉक प्रमुख का। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। एससी और एसटी के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षित पदों में से 1/3 पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ये गलत दिया गया है, ये महिलाओं की बात हो रही है। आरक्षित पदों में से 1/3 पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसमें एक महिला के लिए आरक्षित रहता है। आरक्षित पदों में से 50% स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। ये थोड़ा गलत दिया गया है। तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात हो रही है तो उसमें 50% जो है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। यहाँ पे SC ST का आरक्षण जो होता है जनसंख्या के आधार पर होता है, जबकि उसके अंदर SC ST के महिलाओं में 1/3 पद जो है उनकी महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। और अनारक्षित पदों की बात करें तो उसमें 50% स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। SC ST की महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित है SC ST के अंदर, और सामान्य पद अगर बात करें तो 50% उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होता है। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है यानी प्रधान जो होता है वो पंचायत समिति का सदस्य होता है। प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा और संघीय लोकसभा के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। तो प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा यानी विधायक जो होगा राज्य विधानसभा का, और संघीय लोकसभा यानी लोकसभा का सदस्य यानी सांसद जो होगा उसका सदस्य हो गया। यानी जो प्रखंड के अंतर्गत उस क्षेत्र के अंतर्गत उस जो खंड है जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत अगर उनका कोई लोकसभा का सदस्य है या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य है तो वो पंचायत समिति का भी सदस्य हो जाता है। उस प्रखंड के निवासी जो विधान परिषद और संघीय राज्यसभा के सदस्य हैं भी इसके सदस्य होते हैं। और उधर के जो निवासी हैं उस खंड के अगर वो MLC हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो भी वहाँ उसके सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य देख लेते हैं। नियोजन एवं विकास समिति। तो सदस्य तो सभापति जो है प्रधान होता है। यहाँ पे ग्राम पंचायत की समिति की बात हो रही है। तो नियोजन एवं विकास समिति पहले आप लोग को एक थोड़ा सा अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में। अब डिटेल अध्ययन कर लेते हैं। तो नियोजन एवं विकास समिति का सदस्य जो सभापति जो होता है प्रधान होता है, और इसके 6 अन्य सदस्य होते हैं।
SC ST और महिला एवं पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य होता है। समिति के कार्य हैं ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि पहले देख चुके हैं इसके बारे में। दूसरा है निर्माण कार्य समिति। तो इसका समिति सदस्य सभापति जो होता है ग्राम पंचायत द्वारा नामित कोई सदस्य होता है। 6 अन्य सदस्य होते हैं, आरक्षण पहले की भांति। समिति का कार्य क्या है? समस्त निर्माण कार्य करना और तथा गुणवत्ता निश्चित करना। नेक्स्ट है शिक्षा समिति। तो शिक्षा समिति का सदस्य सभापति जो है उप प्रधान यहाँ भी दिया गया है, लेकिन प्रधान होना चाहिए। शिक्षा समिति का सदस्य जो होता सभापति जो होता है प्रधान होता है। 6 अन्य सदस्य होते हैं, आरक्षण इसमें भी ऊपर की बात होता है। प्रधानाध्यापक सहयोजित अभिभावक के रूप में कार्य करता है। समिति के कार्य हैं प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्यों को देखना। प्रशासनिक समिति की बात करें तो इसका भी सभापति प्रधान होता है। 6 अन्य सदस्य होते हैं। समिति का कार्य है कमियों और खामियों को देखना। पांचवा है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो सभापति जो होता है ग्राम द्वारा नामित कोई सदस्य होता है। 6 अन्य सदस्य होते हैं। समिति के कार्य जो है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण। जल प्रबंधन समिति की बात करें तो सदस्य जो होता है सभापति जो होता है ग्राम पंचायत द्वारा नामित कोई व्यक्ति कोई सदस्य होता है और 6 अन्य सदस्य। प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमांड एरिया में इससे उपभोक्ता सहयोगित करें। समिति के कार्य क्या है? राजकीय नलकूपों का संचालन, पेयजल संबंधी कार्य देखना। ये जल प्रबंधन समिति के कार्य हो गए। सॉरी, निगरानी समिति देख लेते हैं। तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किए गए या किए जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देखरेख के लिए निगरानी समितियों के गठन का अधिकार है। तो ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए को देखने के लिए निगरानी समिति के गठन का अधिकार रखती है, निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इन निगरानी समितियों को अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में चर्चा हेतु रखने का प्रावधान है। इन निगरानी समितियों के सदस्य मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हो सकता है। तो इन निगरानी समिति में कौन कौन नहीं हो सकता है? तो मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर ग्राम सभा का अन्य कोई सदस्य हो सकता है, जबकि ग्राम सभा का मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य जो है निगरानी समिति का सदस्य नहीं होगा। पंचायत समिति के प्रमुख कार्य। तो पंचायत समिति को अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि की मदद से पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी आवश्यक कार्य कर सकती है। तो पंचायत समिति के कार्य क्या हैं? ये अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है इसको। ये ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि की मदद से पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी आवश्यक कार्य कर सकती है, जैसे कि शिक्षा संबंधी कार्य, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, या पंचायत समिति के कार्य की बात हो रही है, कृषि संबंधी कार्य, ग्रामोद्योग संबंधी कार्य, आपातकालीन कार्य, ये सारी इसके कार्य हो गए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। ये अगला टॉपिक है। तो ग्राम पंचायतों का अधिकार, दायित्व देख लेते हैं। पहले अधिकार देखते हैं। अधिकार है ग्राम पंचायत की भूमि को अर्जित करने का अधिकार, ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर देने का अधिकार। ये ग्राम पंचायत के अधिकार की बात हो रही। तो ग्राम पंचायत की भूमि को अर्जित करने का अधिकार, ग्राम सभा की भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार, ग्राम सभा के तालाब, लिखा है तालाब होगा, ग्राम सभा के तालाब, जलाशय को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार, ये ग्राम पंचायत के पास है। अगला है स्थानीय मेलों, जल प्रकाश व्यवस्था आदि पर कर आरोपित करने का अधिकार। तो स्थानीय मेले जो हैं जल पर, प्रकाश व्यवस्था पर, इन सब पे कर आरोपित करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास है। अगला है ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का अधिकार भी ग्राम पंचायत के पास है। और अगला है बाह्य संगठनों को चंदा देने की शक्ति भी जो है ये ग्राम पंचायत के पास है। ये 16A के तहत, धारा 16A के तहत बाह्य संगठनों को चंदा देने की शक्ति है ग्राम पंचायत के पास। दायित्व क्या है? कर्तव्य, सार्वजनिक सड़क, प्रकाश, जल प्रबंधन, ये इसके दायित्व हो गए। ग्रामीण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटवाने का दायित्व, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सामाजिक एवं कृषि वानिकी विकास, सार्वजनिक जल वितरण प्रबंधन, ये इनके दायित्व हो गए। ग्राम पंचायत के अधिकार डिटेल में देख लेते हैं। तो अभी बताया हमने, धारा 16A के तहत बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति।
तो ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र की अधिकारिता के बाहर के ऐसे संगठनों को उनके ऐसे कामों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशि दे सकती है जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे। तो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति देने पर ये धारा 16A के तहत बाहरी संगठनों को चंदा दे सकते हैं। धारा 17 भी इम्पोर्टेंट है। तो धारा 17 के तहत सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंध करना ये ग्राम पंचायत का अधिकार है। धारा 33 देखते हैं। धारा 33 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति दी गई है। तो ग्राम पंचायत की भूमि को अर्जित करने की शक्ति किसमें है? धारा 33 में। अगला है, ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले किसी व्यक्ति से, जैसे किसी अमीन, पुलिस, ग्राम चौकीदार, प्राइमरी अध्यापक, पटवारी आदि द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में किसी कदाचार संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो तो ग्राम पंचायत अपनी रिपोर्ट के साथ शिकायत को समुचित प्राधिकारी के पास भेजेगी। अगर ग्राम में कार्य करने वाले ये सारे कर्मचारी और अधिकारी अगर कुछ ऐसा कदाचार करते हैं तो ग्राम पंचायत जो है रिपोर्ट जो है साक्ष्य उपलब्ध हो, इसके लिए ज़रूरी है साक्ष्य के साथ उपलब्ध हो कि उसने कोई कदाचार किया है। तो ये ग्राम पंचायत जो है अपनी रिपोर्ट शिकायत को समुचित प्राधिकारी के पास भेजती है यानी उसकी शिकायत करती है। प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जो सही हो समुचित कार्रवाई करेगी और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना भेजेगा। तो जो प्राधिकारी होगा वो इसकी जांच करेगा और उसका परिणाम जो आएगा उसको सूचना ग्राम पंचायत को देगा। पंचायतों के कर्तव्य देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है। इन उद्देश्यों को पंचायतों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। कृषि एवं कृषि का विस्तार। पहला, कृषि और बागवानी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये हो गया। बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना। तो बंजर भूमि के चारागाह भूमि का विकास करना ये इसके कर्तव्य हैं और जो अनधिकृत संक्रमण है उसका रोकथाम करना। भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। इसी में एक पॉइंट है, भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना और भूमि चकबंदी में सहायता करना, ये इसके कर्तव्य हैं। तीसरा है लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं में से जल वितरण में प्रबंध और सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन। चौथा है पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन। इसमें है पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुओं की नस्लों का सुधार करना, दुग्ध उद्योग यानी कि गांव में मत्स्य पालन का विकास करना। पांचवा है मत्स्य पालन, गांव में मत्स्य पालन का विकास करना। छठा है सामाजिक और कृषि वानिकी, इसमें सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण। तो सड़कों और सार्वजनिक भूमि जो है उसके किनारे पर वृक्षारोपण किया जाना और सामाजिक व कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति, ये इसके कर्तव्य हैं। सातवां है लघु वन उत्पाद, तो लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास। आठवां है लघु उद्योग, इसमें पहला है लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना और स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति करना। नौवां है कुटीर और ग्राम उद्योग, इसमें आ जाता है कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना और कुटीर उद्योग की प्रोन्नति करना। 10वां आ जाता है ग्रामीण आवास, तो इसमें पहला है ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और दूसरा कार्य है आवास स्थलों का वितरण और उनसे संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण। 11वां है पेयजल, तो पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल संभरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजन के लिए जल संभरण के स्रोतों का विनियमन। 12वां जाता है ईंधन और चारा भूमि, तो इसमें है ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास और पौधों का विकास और चारा भूमि के अनियमित अंतरण पर नियंत्रण, ये इनके कर्तव्य हो गए। इसमें अब 13वां है सड़कें, पुलिया, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन। इसमें ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण हो गया, जल मार्गों का अनुरक्षण हो गया, सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को हटाना, ये कार्य हो गए। अगला कार्य आता है ग्रामीण विद्युतीकरण, तो सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना।
15वां है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास, प्रोन्नति और उनका संरक्षण। 16 हो जाता है गरीबी उपशमन, पॉवर्टी एलिविएशन कार्यक्रम, गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन, ये भी इसके कर्तव्य हो गए। 17वां है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना। 18वां है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, यानी ग्रामीण कला और शिल्पकारी की प्रोन्नति। 19वां है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति। 20वां आ जाता है पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और अनुरक्षण। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसे डायरेक्ट पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो कौन से इसके कर्तव्य हैं, कार्य हैं, तो ये सब आपको बताना रहेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य। तो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति, विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन, खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण है। टोटल 30 कार्य दिए गए हैं। 22वां है बाजार और मेले, पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन, ये हो गया। फिर 23वां है चिकित्सा और स्वच्छता, जिसमें आ जाएगा ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति, महामारियों के विरुद्ध रोकथाम, मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम, छुट्टा पशुओं के विरुद्ध निवारक कार्यवाही, जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण, ये इसके कार्य हो गए। 24वां आता है परिवार कल्याण, तो परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन। 25वां आएगा आर्थिक विकास के लिए योजना, तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना। 26वां है प्रसूति और बाल विकास, तो ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना और बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति। 27वां है समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी सम्मिलित है। इसमें आ जाएगा वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना और विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना। 28वां है कमजोर वर्गों और विशिष्टता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में भाग लेना। और इसमें दूसरा है सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन। 29वां आ जाएगा इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति, और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग। और 30वां जो है कार्य इसका यानी कि कर्तव्य जो है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, यानी सामुदायिक आस्तियाँ यानी एसेट्स जो हैं सामुदायिक, उनका परीक्षण और अनुरक्षण, ये सारे इनके कर्तव्य और कार्य हो गए, टोटल 30। अब पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियाँ एवं समाधान। पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियाँ एवं समाधान देख लेते हैं। पंचायती राज की चुनौतियाँ पहले देखते हैं। ग्रामीण जनता के विकास के लिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा समय समय पर विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन तो किया जाता है, लेकिन पंचायती राज की कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। तो पंचायती राज के विकास के लिए तो केंद्र, राज्य काफ़ी कार्यक्रम तो लाते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। इन चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों से संबंधित तंत्रों के कारण दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विकास की समस्याएं इस प्रकार हैं, तो समस्याएं देख लेते हैं। योग प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौती। हम सभी जानते हैं कि योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाता है। तो योग्य प्रशासक नहीं होंगे तो कोई भी नियोजन कार्य जो है असफल ही होगा। पंचवर्षीय योजनाओं के समय में विशेषज्ञ व प्रशासक प्रशासन में आए, लेकिन जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वह स्थान उन्हें नहीं मिल पाया, अतः वह अपने आप को निराश व हताश अनुभव करते हैं एवं साथ साथ उनका कार्य करने का मनोबल निरंतर गिरता जाता है तथा वह कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों में कार्य शुरू कर देते हैं। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपना ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ विकासात्मक कार्य करने के लिए प्रयास भी करता है, तो उसमें राजनीतिक एवं हाईकमान के दबाव में आकर वह विकासात्मक कार्य चाहकर भी नहीं कर सकता। अगर कोई अधिकारी जो है पूरी ईमानदारी से कार्य करता है तो हाई कमान जो है उसका कार्य सही से करने नहीं देते हैं। दूसरा है सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी।
तो बिना तथ्यों एवं आंकड़े के ना कोई योजना बन सकती है और ना ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती है, क्योंकि प्रशासन के पास आंकड़ों का निराभाव है। तो बिना आंकड़े और तथ्यों के तो कोई भी विकास किया नहीं जा सकता है। आपके पास तथ्य होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए कि कहाँ पे क्या विकास किया जाना है। आंकड़े तो सभी विषयों में मिल जाते हैं, परंतु वह सही व विश्वसनीय नहीं प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना। जब तक प्रशासन को सही व विश्वसनीय तथ्यों के आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे, तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यों की योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन व वास्तविक परिणामों की परिकल्पना करना व्यर्थ होगा। एक पॉइंट हो गया। अगला हो गया अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती। ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो जहाँ नीति निर्माण होता है तथा समन्वय किया जाता है, जिले के विकास कार्यक्रमों में ब्रेक का कार्य करता है, जिससे विकास कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। विकास की योजनाओं के निर्माण का कार्य एवं क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ आती हैं एवं विकास यथोचित नहीं हो पाता है। तो वास्तव में यह प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संबंधों के अभाव के कारण विभागीय तनाव, मनमुटाव, ईर्ष्या की भावना का विकास होता है, जिससे आपसी सहयोग और समन्वय का अभाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच जो है अच्छे संबंध न होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगला चौथा पॉइंट है विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। ये देख लेते हैं। पंचायती राज एवं जिला नियोजन परिषदों में अधिकांश राशि योजनाकारों की जेब में चली जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एवं शेष बची हुई राशि प्रशासकीय अधिकारियों एवं राजनीतिक पदाधिकारियों के जेबों में चली जाती है और बची हुई राशि को विकासात्मक कार्यों में लगाया जाता है, जो लगभग 15% ही बचती है। जो ज़्यादातर अधिकारी और जो नेता होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, ये सब की जेब में 85% चला जाता है और केवल 15% ही जो है विकास कार्य में लग पाता है। इस बची राशि के आधार पर विकास की योजना तैयार नहीं हो सकती। तो इसमें 15% लिखा है, लेकिन 10% भी नहीं पहुंच पाता है विकास कार्य के लिए। इसीलिए विकास कहाँ हो पाएगा उतना बढ़िया से। लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव, यानी नेतागिरी की बात हो रही है यहाँ पे। लाल फीताशाही के प्रभाव में वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है। कभी कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइलें महीनों तक प्रलंबित पड़ी रह जाती हैं, जिससे आम आदमी विकास के फलों से वंचित रह जाता है। उदाहरणार्थ, भवन निर्माण, रोड निर्माण आदि हेतु प्रस्तुत पत्र या जिला परिषद या महानगर पालिका में भेजा जाता है, तो वह महीनों तक प्रलंबित पड़ी रह जाती है। इतना ही नहीं, प्रलंबित कार्य के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण घूसखोरी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो यहाँ पे घूसखोरी होती है। जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, कोई भी फाइल आगे बढ़ाते ही नहीं हैं बिना घूस दिए, इसीलिए भी विकास कार्य शिथिल पड़ जाता है। जन सहभाग की कमी, ये भी एक प्रमुख कारण है। पंचायती राज प्रणाली द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजनाओं की पूर्ण रूपरेखा, क्रियान्वयन व अनुपालन के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वे ग्राम पंचायत की योजना हो या जिला परिषद की। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण तो किया जाता है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग के अभाव के कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाएं एवं वार्षिक योजनाएं जन सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती हैं। तो जन सहभाग की कमी की वजह से भी विकास बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में ढीलापन। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विकासात्मक योजनाओं के निर्माण से कार्य खत्म नहीं हो जाता। किसी योजना का वास्तविक अर्थ व महत्व उसके सफल क्रियान्वयन से होता है। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा विकासात्मक योजनाएं तो ढेर सारी लंबी चौड़ी बनाई जाती हैं, कार्य अर्थात उन योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य आरंभ ही नहीं होता, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन के ढीलेपन के कारण उस क्षेत्र का विकास केवल कल्पनात्मक रह जाता है। योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचती हैं, उनका उस तरह से क्या है क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पाइल पद्धति, किसी भी या फिर व्यक्तिवाद, किसी भी स्थानीय योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन व्यक्तिगत हितों, स्वार्थों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। स्थानीय विकास अर्थात जिला नियोजन के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ अधिकारियों का पूर्वाग्रह, संसाधनों का दुरुपयोग, भाई भतीजावाद इत्यादि गंभीर समस्याएं हैं, जिससे जिले का नियोजन समुचित ढंग से नहीं हो पाता और ना ही उसका क्रियान्वयन। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें निजी स्वार्थ, व्यक्तिवाद और भाई भतीजावाद जो है इसमें जो है इसको स्पॉइल कर देता है, विकास सही से नहीं हो पाता है। 9वां है प्रशासनिक मशीनरी में जनतांत्रिकरण का अभाव।
जिला योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली प्रशासनिक मशीनरी में जनतांत्रिकरण का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक मशीनरी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। 10वां है जनसंवाद का अभाव। जनसंवाद के कारण ग्रामीण विकास की योजनाओं को शासन ग्रामीण जनता तक पहुंचाने में असफल रही है, जिससे ग्रामीण जनता को योजनाओं का सही ढंग से पता ही नहीं चल पाता है और वह योजनाएं बनाकर क्रियान्वित कर दी जाती हैं तथा ग्रामीण गरीब, अशिक्षित व असहाय जनता योजना के आने के इंतजार में अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर देती है एवं वह योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती हैं। तो संवाद के अभाव के कारण जो ग्रामीण जनता है उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो उस तक पहुंच नहीं पाती। जब उसको पता ही नहीं है कौन सी योजना चल रही है तो उसका लाभ भी नहीं उठा पाता है। आर्थिक संसाधन का अभाव। तो ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद, उनके पास धन की समस्या शुरू से ही रही है। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए नहीं गए या फिर जो भी दिए गए वह अर्थशून्य है। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है। तो शासकीय अनुदान पर ही ये कार्य कर पाती हैं। एक ही पॉइंट हो गया। 12वां है दलगत राजनीति के दुष्परिणाम। इस समस्या के विषय में विभागीय आयुक्त का मत है कि जिला नियोजन हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, उसके सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है दलगत राजनीति है, जो धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। जिला नियोजन परिषद हो या स्थानीय कोई भी निकाय जैसे पंचायतें, इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हुआ करते हैं, दलबंदी होती है और बहुत सा समय झगड़ों में चला जाता है। तो दलगत राजनीति भी एक इसका परिणाम है। अब चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए? पहला है अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए। तो अधिकारी और जनता को योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन को सहयोग मिल सके। दूसरा है विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्रता होने से वह अपने अनुभव एवं कार्य कर सकेंगे। तीसरा है संबंधित समस्या के वास्तविक आंकड़े व तथ्य प्रशासन को प्राप्त कराने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए। चौथा है अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित फाइलों की यथोचित कार्यवाही के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना चाहिए। तो एक अवधि निश्चित होनी चाहिए कि इतने अवधि तक ये कार्य पूर्ण होना चाहिए। पांचवा है राजनीतिक दल व हाई कमानों का नियंत्रण समय समय पर होना चाहिए ताकि उनका मनोबल, लगन व एवं ईमानदारी से कार्य करते रहें। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ज़्यादा नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। ज़्यादा नियंत्रण से भी भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं। छठा है विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं उसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। सातवां है व्यक्तिगत हितों को ध्यान रखकर योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जनहित को ध्यान रखकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना चाहिए। आठवां है आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। तो आय के पर्याप्त जो है स्वतंत्र जो है स्रोत जो है पंचायती राज संस्थाओं को भी दिए जाने चाहिए। और 9वां है जिला स्तर के योजनाकार क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण वास्तविकताओं को जानने के लिए अपने समय का उचित अंश गांव में गुजारें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिला स्तर के जो योजनाकार हैं वो क्षेत्र में जाकर ग्रामीण के जो वास्तविक जो परिस्थिति वहाँ पे वो जानने का प्रयास करें। और यह न केवल आयोजन को कम गूढ़ व अधिक अर्थवान बनाएगा, बल्कि अधिक अच्छे क्रियान्वयन की संभावना होगी। ये काफ़ी चीज़ें हो गई। तो अब निष्कर्षता देख लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। यह कहना आवश्यक हो गया है कि शासन एवं जनता को अपनी जिम्मेदारियों एवं जवाबदारियों के सक्रियता से निभाने का प्रयास करें। जब तक जनता व शासन अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं करेगी, तब तक गांधी जी के सपनों को साकार करने की कल्पना अधूरी रहेगी। अतः आवश्यक है कि जनता व शासन अपनी भूमिका को समझे। तो ये दूसरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। तो थियरी पोर्शन ये पूरा ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका पूरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जितने भी इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आगे भी ऐसे आप वीडियो चाहते हैं पूरा BPO के बारे में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।